जीनोमिक और पेरेंटल इम्प्रिंटिंग एंड जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और जीन साइलेंसिंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले हम जनरल सी बात करते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ और फिर हम आएंगे। जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर हम कहते हैं 23 पेयर्स हैं। ठीक है, अब हर जो एक पेयर है, पेयर में एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ है, एक क्रोमोसोम कहाँ से आया है, फादर से आया है। ठीक है, ये हमें पता है। अब क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पर अलग अलग जीन शो करी कि ये 1 2 3, और मान लो यहाँ पे मैंने लिख दी 4 5 6, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और मान लो ये जीन्स यहाँ पर हैं, क्योंकि सेम क्रोमोसोम है ना। हाँ, ये हो सकता है कि चलो एलील्स हो सकते हैं डिफरेंट, बट आपने लिखा कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे जीन दोनों पे हैं। ठीक है, हम और मान लो सेम ही जीन है, हम ये भी नहीं कह रहे कि चलो डिफरेंट सीक्वेंस है, वी आर सीइंग सेम जीन है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जैसे 1 2 3 है, वो फॉर एग्जाम्पल हमेशा मदर वाली तरफ से एक्टिव होती है। जैसे क्या है ना, जो बच्चा है उसको उनको उसको 6 के 6 जीन के प्रोडक्ट चाहिए नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। अब वो कह रहा है 1 2 3 कहाँ से एक्सप्रेस हो रहा है, मदर वाली साइड से, बट वो फादर वाली साइड से तीनों जीन्स एक्सप्रेस नहीं होती। और जो 4 5 6 है वो फादर वाली तरफ से एक्सप्रेस हो रहा है, बट मदर वाली तरफ से वो मतलब एक्सप्रेस नहीं होती है, यू कैन से कि उनकी साइलेंसिंग हो जाती है। अल्टीमेटली तो बच्चा जब उसको 6 का प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, हमारे जो जीन्स हैं, कुछ जीन्स हमेशा मदर वाली तरफ से ही एक्टिव आएंगी। यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि वो जीन म्यूटेटेड है या अलग है, जैसा आपने लिखा कि कैपिटल ए मदर से भी आ सकता है, कैपिटल ए फादर से भी आ सकता है। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया मान लो मदर से ही वो नॉर्मल आएगा, मान लो फादर से आएगा तो वो इम्प्रिंटेड होके आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फादर वाली तरफ से वो हमेशा कैसे आएगा, इम्प्रिंट होके आएगा। तो देर इज नो चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन, जहां पर जीन का सीक्वेंस नहीं चेंज हुआ है। बट वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो साइलेंसिंग हुई है उसके पीछे क्या रीजन है, या साइलेंसिंग में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आया समझ में ये क्या है। अभी सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया है कि कुछ जीन्स हमारे अंदर हमेशा मदर वाली तरफ से एक्टिव आते हैं, कुछ फादर वाली तरफ से आती हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, अब देखो ना, एक तो हो सकता है कि आप कहोगे वो जीन म्यूटेटेड है, बट मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जीन सेम है। There's no change in the sequence of gene, but उसकी वो एक्सेस नहीं दी है, तो उसका रीजन हम क्या देते हैं, जीनोमिक, और उसने स्पेसिफिक लिखा है पेरेंटल इम्प्रिंटिंग। ठीक है, और व्हाट इज बेसिकली और जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जीनोमिक और पेरेंटल इम्प्रिंटिंग एंड जीन साइलेंसिंग। ठीक है, ए फाइनल एग्जांपल इन्वॉल्विंग जेनेटिक बैकग्राउंड इन्वॉल्व्स व्हाट इज कॉल्ड जीनोमिक और पेरेंटल इम्प्रिंटिंग, whereby the process of selective gene silencing occurs during early development, impacting or subsequent phenotypic impacting on subsequent phenotypic expression। ठीक है, एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व केसेस जहां पर जीन्स या रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम आर इम्प्रिंटेड ऑन वन होमोलॉग बट नॉट द अदर। जैसे जीन भी हो सकती है या रीजन भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कह दिया पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन यहां पर इम्प्रिंट है, और ये पूरा रीजन यहां पर इम्प्रिंट है, तो उस रीजन में जितनी भी जीन्स आएंगी इसका मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी, इम्प्रिंट का मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगी। ठीक है, फिर देखिए आगे उन्होंने क्या लाया। सो द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंसिंग depends on the parental origin of the genes or regions that are involved. Such silencing leads to the direct phenotypic expression of the allele on the homologue that is not silenced। अब एक पे तो वो साइलेंस्ड है, ठीक है, बट दूसरे के ऊपर वो साइलेंस नहीं है, तो उसका जो भी एलील होगी उसी का हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, दस द इम्प्रिंटिंग स्टेप, a critical issue in understanding this phenomena is thought to occur before or during gamete formation। ठीक है, या तो वो पहले या गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ये डिसाइड हो रहा है। ठीक है, लीडिंग टू द डिफरेंशियली मार्क्ड जीन्स और क्रोमोसोम रीजन्स इन स्पर्म फॉर्मिंग वर्सेस एग फॉर्मिंग टिश्यूज, इन स्पर्म फॉर्मिंग वर्सेस एग फॉर्मिंग टिश्यूज। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करें इसका क्या मतलब है। तो ये जो प्रिंटिंग हो रहा है ये कब डिसाइड हो रहा है, ड्यूरिंग और
बिफोर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे ना आपको और क्लैरिटी होगी, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे अब देखो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल उसने हमें यहाँ पर क्या कोट किया हुआ है, दैट इज अबाउट द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल जो उसने हमें दिया कि ये 1991 में डिस्कवर हुआ था इन 3 स्पेसिफिक माउस जीन्स। ठीक है, वन इज जीन एनकोडिंग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ठीक है, ए माउस दैट कैरीज 2 नॉर्मल एलील्स ऑफ दिस जीन इज नॉर्मल इन साइज। ठीक है, जैसे उसके पास मान लो 2 जीन्स हैं और 2 नॉर्मल एलील हैं। ठीक है, अब देखो 3 जीनोटाइप बनेगा ना, एक तो मान लो हमने कह दिया कैपिटल ए। ठीक है, एक आपने लिख दिया स्मॉल ए, और एक मान लो आपने लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, उसने कहा कि अगर तो कैपिटल ए है तो वो नॉर्मल साइज में है, वो में है उसका साइज क्या नॉर्मल। अगर दोनों एलील उसके अंदर नॉर्मल है, मतलब दोनों नॉर्मल एलील है, तो इसका साइज क्या है, नॉर्मल साइज है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों रिसेसिव एलील हैं तो मान लो उसका साइज क्या, ड्वार्फ। उसका साइज कैसा है, ड्वार्फ। लेकिन जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, अभी हम मेन हमारा कंसर्न रहेगा उसका साइज इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल ए कहां से आया है। ठीक है, अब देखो यहां पर उसने क्या लिखा है इसके बाद, ए माउस दैट कैरीज 2 नॉर्मल एलील्स ऑफ दिस जीन इज नॉर्मल इन साइज, वेयर एज ए माउस दैट carries 2 mutant alleles lacks the growth factor and is dwarf. ठीक है, the size of the heterozygous mouse, one allele normal and one mutant, depends on the parental origin of the wild type allele. ठीक है, the mouse is normal in size if the normal allele comes from father, but it is dwarf if the normal allele come from mother. अब वो कह रहा है कि कैपिटल ए कहां से आया है। ठीक है, कह रहा है कि जब देखो स्मॉल तो म्यूटेटेड ही है, स्मॉल ए तो क्या म्यूटेटेड ही है। अब जो कैपिटल ए है, अब कैपिटल ए स्मॉल ए में वो 2 केस बता रहा है। एक, अगर हम ये मान के चलें कि कैपिटल ए जो आया वो फादर से आया, ये कैपिटल ए कहां से आया, फादर या मेल से आया। ठीक है, और ये किससे आया है, इसको आप चाहे और इसको चाहे मदर लिख लो, मतलब कैपिटल ए अब मेल से आया या फीमेल से आया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर कैपिटल ए उसका फादर से ओरिजिन है, ठीक है, या मेल से ओरिजिन है, तब ये नॉर्मल इन साइज है। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल ए मदर से आई है तो उसका साइज क्या, आपका ड्वार्फ है। इसका मतलब क्या है कि मदर वाली साइड से वो कैपिटल ए कैसा आ रहा है, इम्प्रिंट होके आ रहा है। कैसे होके आ रहा है, इम्प्रिंट, एज इट इज, मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, तो उसने क्या कहा, हेटेरोजाइगोट का इस चीज पे डिपेंड रहेगा कि नॉर्मल एलील कहां से आ रही है। देखो स्मॉल ए ने तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, स्मॉल ए जो है, क्योंकि जिसमें 2 कैपिटल हैं ऑब्वियसली उसमें एक कैपिटल ए मदर से आया, एक फादर से आया, तो उसके अंदर एक नॉर्मल एलील तो आ गई। अब कैपिटल ए जो स्मॉल ए है, उसका फिनोटाइप इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल ए का पेरेंटल ओरिजिन कौन सा है। ठीक है, हमेशा कैपिटल ए फादर वाली तरफ से ही फादर वाली तरफ से ही नॉर्मल आता है, मतलब इम्प्रिंटेड होके नहीं आता है। ठीक है, देखो यहां पर उसने लाइन लिखी है, द माउस इज नॉर्मल इन साइज इफ द नॉर्मल allele comes from father, but it is dwarf if the normal allele comes from the mother. From this we can deduce that the normal IGF2 gene is imprinted and thus silenced during egg production, but it functions normally when it has passed through the sperm producing tissues in male. ठीक है, वो कह रहा है जो IGF2 वाली जीन है वो इम्प्रिंटेड और साइलेंस कब होती है, एग प्रोडक्शन के टाइम पे। Friction normally when it has passed through the sperm producing tissues in males. ठीक है, अब the imprint is inherited in the sense that the IGF2 gene in all progeny cells formed during development remain silenced. ठीक है, जो imprint ऐसे inherit होता है कि जो IGF2 gene है in all progeny cell formed during development remain silenced. Imprinting in the next generation then depends on whether the gene passes through the sperm producing or egg forming tissue, कि वो स्पर्म फॉर्मिंग टिश्यू के थ्रू जाएगा या एग फॉर्मिंग टिश्यू के थ्रू। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो वो साइलेंट रहती है। ठीक है, अब इम्प्रिंटिंग नेक्स्ट जनरेशन में किस चीज पे डिपेंड करेगी कि जीन किसके थ्रू जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कह दिया कि अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, मतलब जो प्रोजेनी बनी, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, मान लो ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल बनी।
कैपिटल ए सोले क्या है, ए फीमेल, मतलब फीमेल माइस नहीं मतलब, ठीक है, वो तो चलो सेक्स डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। मान लो मैंने कह दिया ये फीमेल है, ये फीमेल है। अब फीमेल के अंदर जो कैपिटल ए है, मतलब ये हम प्रोजेनी की बात कर रहे हैं। अगर फीमेल के अंदर कैपिटल ए मान लो फादर से आया है, किससे आया है, फादर से, और स्मॉल ए आया मदर से, तो ये जो फीमेल माइस है इसका साइज कैसा होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अब ये जो फीमेल है, जब इससे गैमिट्स बनेंगे, तो ये कैपिटल ए जो फादर से नॉर्मल आया था बट ये इम्प्रिंट होके जाएगा। ऐसे ही मान लो हमने कह दिया कि कोई मेल है, या जो कोई मेल प्रोजेनी बनी है, मेल प्रोजेनी के अंदर मान लो कैपिटल ए जो है वो मान लो आया मदर से, तो ये मेल कैसा होगा, ड्वार्फ। लेकिन जब इसके आगे प्रोजेनी बनेंगे, उसमें यहां से कैपिटल ए जो है वो इम्प्रिंट होके नहीं जाएगा, क्योंकि हमने हमने क्या कहा है, कैपिटल ए फादर की तरफ से शक से आता है, नॉन इम्प्रिंटेड, मतलब उसकी साइलेंसिंग नहीं होती है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, प्रोजेनी का तो इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहां से आ रहा है, कि कैपिटल ए फादर से आया, कैपिटल ए मदर से आया है। बट अगर वो फीमेल बनी है, तो उससे जब भी कैपिटल ए जाएगा वो इम्प्रिंटेड फॉर्म में ही जाएगा, मतलब आगे जो इस फीमेल के बच्चे होंगे। ऐसे मेल के जो आगे बच्चे होंगे उसमें कैपिटल ए हमेशा फादर की तरफ से कैसा जाता है आपका, नॉन इम्प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, ये तो मेल बना है ना, मेल के अंदर कैपिटल ए मदर से आया, तो इसका मतलब ये तो ड्वार्फ है। बट जब ये आगे इसके प्रोजेनी होंगे, तो उसमें कैपिटल ए जो है वो कैसा जाएगा यहां से, क्योंकि ये किसी का फादर है ना, आगे आगे जो इसके बच्चे होंगे उसमें कैपिटल ए जो है आया तो इम्प्रिंटेड था, बट ये इम्प्रिंटिंग रिमूव करी जाएगी और फिर आगे जाएगा। जैसे उसने क्या कहा ना कि ये देखो ये जो लाइन लिखी है, imprint is inherited in the sense that the IG have two gene in or progeny cell formed in development remain cells। ठीक है, तो वहाँ ये आपका, अब ये मेल जो बना है, आप कह रहे हो कि मेल के अंदर ये मदर से है तो ये साइलेंट ही है। लेकिन जब गैमिट फॉर्मेशन होगी, लिखा ना, जब आगे आपकी गैमिट फॉर्मेशन होगी, imprinting in the next generation then depends on the whether the gene passes through sperm producing or egg forming tissue। अब मान लो ये मेल तो क्या है, इस मेल के अंदर तो कैपिटल ए क्या है, इम्प्रिंटेड फॉर्म में आया है, बट ये मेल जब स्पर्म बनाएगा, तो इसके कैपिटल ए जो है उसकी इम्प्रिंटिंग हटानी पड़ेगी। और ये कैपिटल ए जो फीमेल के अंदर फादर वाली साइड से आया है, ये नॉन इम्प्रिंटेड फॉर्म में आया है। लेकिन आगे फीमेल से जो एग बनेंगे, वो फिर इस कैपिटल ए को इम्प्रिंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में ये, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। ठीक है, अब देखो एक एज इट इज क्वेश्चन आया था, ये अभी हम डिस्कस ये भी करेंगे। इसके अंदर दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि उसने इसलिए ये पूछा था कि, मतलब ये पूरा पूरा ना यहीं से पैराग्राफ उठाया था, कि जो एक इस जीन की बात करी, इंसुलिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की। पर उसने कहा कि हेटेरोजाइगोट का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि कैपिटल ए कहाँ से आ रहा है। तो ये कौन सा फिनोमेना है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, जीनोम इम्प्रिंटिंग। क्या बोलेंगे, जीनोम इम्प्रिंटिंग और जीन साइलेंसिंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब नेक्स्ट उसने हमें एग्जांपल दिया, एन एग्जांपल इन ह्यूमंस इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स थॉट टू बी कॉज्ड बाय द डिफरेंशियल इम्प्रिंटिंग ऑफ द सेम रीजन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम है, जैसे हम जब भी कोई क्रोमोसोम बनाते हैं, तो उसमें एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। शॉर्ट आर्म होती है आपकी पी आर्म, लॉन्ग आर्म होती है आपकी क्यू आर्म। ठीक है, शॉर्ट आर्म कौन सी होती है आपकी पी, लॉन्ग आर्म कौन सी होती है आपकी क्यू। ठीक है, अब वो आ गया यहाँ पर कि अब ह्यूमंस के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एन एग्जांपल इन ह्यूमंस इन्वॉल्व्स two distinct genetic disorder thought to be caused by differential imprinting of the same region of the long arm of chromosome 15। In both cases, the disorders are due to identical deletion of this region in one member of chromosome 15 pair। ठीक है, अब देखो ना, आपके पास दो दो केसेस हैं कि अगर आप कह रहे हो दो क्रोमोसोम है, ठीक है, जैसे एक क्रोमोसोम ये है और मान लो एक क्रोमोसोम ये है, तो ऑब्वियसली पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम कहां से आया है, मदर से आया है, एक फादर से आया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हमने आइडेंटिकल डिलीशन करे, मान लो इस क्रोमोसोम पे भी हम इतना सा पार्ट डिलीट करते हैं। ठीक है,
और इस क्रोमोसोम पे भी इतना सा पार्ट डिलीट करते हैं। लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या देखा कि दोनों के सिम्टम अलग अलग है। इसका क्या मतलब है ना, इस रीजन में जो एक्सेस कर लिया है, ठीक है, ये डिलीट करेंगे उनका लॉस है। इस रीजन में जो जीन एक्सप्रेस कर रही हैं, क्योंकि डिफरेंट होंगी, जैसा आपने कह दिया कि इस रीजन में 10 जीन्स हैं, हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया, इस रीजन में 10 जीन है, ठीक है, हमने कह दिया 10 में से 5 एक्सप्रेस करती हैं जो मदर वाली साइड से, और 5 एक्सप्रेस करती हैं फादर वाली साइड से, तो ये पांचों डिफरेंट है ना। जैसे आपने यहाँ पे नंबरिंग दे दी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर जो एक्सप्रेस करती हैं वो करती हैं 6 7 8 9 10। अब अगर मैं मदर वाली तरफ से डिलीट करूंगा तो 1 2 3 4 5 जाएगा, क्योंकि 6 7 8 9 10 तो वहां एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे। लेकिन वही डिलीशन अगर मैं फादर वाले क्रोमोसोम पे करूंगा तो 6 7 8 9 10 जाएगा, क्योंकि जीन्स का रोल तो अलग अलग है ना। अगर मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं तो डिफरेंट जीन्स का लॉस हो रहा है, मे बी जीन्स तो है बट एक्सप्रेशन की बात है ना। 10 जीन 10 यहां पर भी हैं, बट यहां पर पहली 5 ही एक्सप्रेस करती हैं, यहाँ पे दूसरी 5 एक्सप्रेस करते हैं। तो इफ यू आर मेकिंग आइडेंटिक डिलीशन, क्योंकि भाई हम पढ़ेंगे ना, साइंटिस्ट ने देखे दो अलग डिसऑर्डर है, बट दोनों के अंदर क्रोमोसोम 15 में डिलीशन था, वो भी लॉन्ग आर्म में था, बट देन व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट सिम्टम्स। तो फिर उन्होंने फाइंडिंग देखी कि one of the disorder there was a deletion in the chromosome from the mother side. In the other disorder the deletion was from the chromosome जो कि फादर से आया है। ठीक है, अभी देखते हैं यहां पर, जैसे देखो क्या लिखा है। अब देखो उसने क्या लिखा है, दो डिजीज यहां पे लिखी है। पहली डिजीज का नाम क्या है, प्रेडर विलाई। पहली यहां पर जो डिजीज है उसका क्या नाम लिखा उसने, प्रेडर विलाई। अब प्रेडर विलाई से लिखना है व्हेन द पेटर्नल सेगमेंट इज डिलीटेड, कि जब फादर की तरफ से जो आपका क्या है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 15, उसके लॉन्ग आर्म के अंदर डिलीशन है, एंड अनडिलीटेड मेटर्नल क्रोमोसोम रिमेन्स। लेकिन अगर मेटर्नल सेगमेंट डिलीटेड है, मदर तरफ से डिलीट है, और फादर वाली तरफ वाला जो क्रोमोसोम है अनडिलीटेड है, तो फिर कौन सी डिजीज होती है, एंजलमैन सिंड्रोम। पहले हमने किसकी बात करी, प्रेटर विलाई, अगर पेटर्नल वाला सेगमेंट डिलीटेड है। लेकिन अगर मेटर्नल वाला सेगमेंट डिलीटेड है तो कौन सी डिजीज होती है आपकी, एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है, ठीक है, एंजलमैन सिंड्रोम। फिर उसने लिखा कि दीज टू कंडीशन एग्जिबिट डिफरेंट फिनोटाइप्स। जैसे वो कह रहा है जो प्रेडर विलाई होता है उसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड वैन अनकंट्रोलेबल एपेटाइट, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। कि जो प्रेडर विलाई है उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड वैन अनकंट्रोलेबल एपेटाइट, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। एंजलमैन के अंदर भी मेंटल रिटार्डेशन होती है इसके अंदर, बट इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड सीजर्स कैरेक्टरिस्टिक द डिसऑर्डर, मतलब दो के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट involved region of chromosome 15 is imprinted differently in male and female gametes, and both an undeleted maternal and paternal region are required for normal development। ऐसा नहीं है ना कि आप सोचो कि चलो, क्योंकि जीन्स तो इधर भी हैं, मैंने आपको ना जीन्स इधर भी 10 है इधर भी 10 है, अब एक तरफ से आप डिलीट कर दो, अगर वो 10 की तरफ 10 की 10 इधर भी एक्सप्रेस कर रही हैं इधर भी कर रही हैं, तब तो कोई फर्क आना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि 10 उधर भी तो है ना। बट अगर क्या हो रहा है यहां पर, बट एक्सप्रेशन डिफरेंट है, इसका मतलब जो क्रोमोसोम मदर से आया है उसके ऊपर जो जीन एक्सप्रेस कर रही हैं और जो फादर की तरफ से आई हैं वो डिफरेंट है। एंड दैट इज वाई यहां पर आपको दो डिजीज देखने को मिल रही हैं, और दोनों डिजीज के सिम्टम भी अलग अलग है। ठीक है, देखो कॉमन थिंग इज दैट दोनों के अंदर जो डिलीशन है वो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15 के अंदर ही है। ठीक है, बट द थिंग इज कि वो जो डिलीशन है वो क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम के अंदर है, वो क्रोमोसोम जो मदर से आया है या फादर से आया है। अगर वो फादर वाली तरफ से जो क्रोमोसोम आया है, अगर उसमें डिलीशन है तो डिजीज का नाम होता है प्रेडर विलाई। लेकिन अगर मदर वाली तरफ से जो क्रोमोसोम जो आया है उसमें डिलीशन है तो फिर कौन सी डिजीज होती है, एंजलमैन। सुने हैं डिसऑर्डर पहले? कभी नहीं सुने? प्रेडर विलाई एंड एंजलमैन सिंड्रोम। पढ़ाई नहीं करी आप लोगों ने, है?
देखो मैं तो 15 साल से ये कुछ ही पढ़ा रहा हूँ। हैं? आप लोग या तो कुछ और ही पढ़ रहे हो आजकल हैं। सिलेबस चेक करना पड़ेगा आप लोगों को कि नहीं। तो हमें कॉलेज का सिलेबस नहीं हमें पता होता ना कॉलेजों में क्या चल रहा है। हमें तो ये पता है कि नेट का सिलेबस और नेट में क्या आता है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर आता है। चलिए, तो प्रेडर विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम। अब इसके और भी रीजंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इसके रीजन कोज पे भी आएंगे। जैसे ये देखो, ये एक इमेज है, यू कैन सी देर आर डिफरेंट रीजन। जैसे प्रेडर विलाई में एक एक रीजन मैंने आपको क्या बताया, 70% ऑफ द केसेस के अंदर पैटर्नल डिलीशन होता है। ठीक है, 70% ऑफ द केसेस के अंदर। वगैरह 28% में हमने क्या देखा, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। यूपीडी का मतलब जैसे दोनों क्रोमोसोम ही मदर वाले हैं, इसमें फादर वाला है ही नहीं। मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, यूपीडी का मतलब क्या होता है, यूनि। जैसे इसमें क्या दिखा रखा है कि दोनों क्रोमोसोम मदर वाली तरफ से आए, तो इसमें तो फादर वाला है ही नहीं, यूनिपेरेंटल डाइसोमी। फिर एक लिखा है कि इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट। क्या बता कि जो मे बी फादर वाली तरफ से जो क्रोमोसोम किस फॉर्म में आने थे, हमेशा एक्टिव फॉर्म में आने थे, में उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रिंटिंग डिफेक्ट भी इसका रीजन 2% पर्सन में हो सकता है। एंजल मैन में क्या है, 70% ऑफ द केसेस में मैटरनल क्रोमोसोम में डिलीशन है। 2% में लिखा है सिर्फ पेटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, मतलब दोनों क्रोमोसोम फादर से आ गए। ठीक है। इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट यहाँ पे 2 से 5% लिखा है। बट यहाँ पर एक और भी आपको याद रखना है, ये एक यूबिक्यूटिन E3 है। ठीक है। इसमें म्यूटेशन होने की वजह से भी आपका UBA3A लिखा है इसने, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से भी कौन सी डिजीज होती है, एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है। तो मतलब 3-4 रीजन आपको याद रखने हैं, पैटर्नल डिलीशन इन केस ऑफ प्रेडर विलाई, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। ठीक है। इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट तो चलो दोनों में कॉमन है। इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट वही होगा ना कि जिस जीन को मान लो फादर वाली तरफ से एक्टिव आना था, मान लो वो भी इम्प्रिंट होके आ गया, या मदर वाली तरफ से जिसको एक्टिव आना था वो भी इम्प्रिंट होके आ गया, वो तो चलो एक रीजन हो गया। और एक आपको याद रखना है, UBE3A म्यूटेशन। UBE3A म्यूटेशन होगी तो इसका मतलब हम कौन से डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, एंजलमैन सिंड्रोम की। हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजलमैन सिंड्रोम की। ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है अब। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को ट्राई एक बारी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि जो एंजलमैन सिंड्रोम है और जो प्रेड्रिवलाई सिंड्रोम है, दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट सिम्टम्स। ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ दी सिंड्रोम्स आर गिवन बिलो। अब देखो पहला उसने लिखा है माइक्रो डिलीशन ऑफ 15q1113, मतलब जो भी 15 क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म में डिलीशन करा है। अब वो डिलीशन कहां पर उसने करा है, पेटर्नल क्रोमोसोम में। ठीक है। अब पेटर्नल क्रोमोसोम में डिलीशन का मतलब वो कौन सा होगा, प्रेडर विलाई। ठीक है। तो इसका मतलब ए तो पक्का क्या आपका PWS है। ठीक है। अब इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो गलत होगी, क्योंकि इसमें तो PWS B ओनली लिखा होता है, ये तो गलत होगी, बाकी दोनों में ये है। यूनिपेरेंटल डाइसोमी ऑफ मेटर्नल क्रोमोसोम 15। तो अभी हमने लिखा था मेटर्नल UPDB किस में होगी, PWS में। तो A और B, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होगी क्योंकि B को उसने एंजलमैन दिखा दिया। ठीक है। लैक ऑफ फंक्शनल मेटर्नल कॉपी ऑफ यूबिक्यूटिन लाइगेज E3A, ये एंजलमैन है। ठीक है। अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन बची है, एक तो थर्ड और फोर्थ में से। ठीक है। अब ये हमें पता है कि जो सी है वो किस में आएगा आपका, एंजलमैन सिंड्रोम में। ठीक है। अब उसने लिखा लैक ऑफ स्नफ SNRPN ट्रांसक्रिप्ट विच इज प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम पेरेंटल क्रोमोसोम। अब देखो पेटर्नल क्रोमोसोम से जो बन रहा है, अगर वो लैक हो रहा है तो इस मतलब वो भी आपका कौन सा होगा, PWS। एंड डेफिशिएंसी ऑफ द स्मॉल न्यूक्लियर RNA which are encoded from the introns of SN SNRF and SNRPN transcript from paternal। इसका मतलब ये दोनों भी किसमें आएंगे, PWS में। तो क्या आंसर होगा इसका, थर्ड। ठीक है। तो अब देखो ये एज इट इज क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है। पर ये क्वेश्चन चलो ये आप ट्राई करना। अब जैसे ये क्वेश्चन ये है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम 15 में कोज प्रेडर विलाई सिंड्रोम? हम्म। क्या आंसर होगा इसका? अभी हमने पढ़ा मेटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। अब देखो डिटेल क्या जाएगी ना, डिटेल में ये आएगा कि कौन सा पार्ट जो है क्रोमोसोम के अंदर, हमने सिंपली कह देना कि यहाँ से डिलीट है, या आपने कह दिया कि मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी है। अब वैसे फिर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि जीन्स कौन कौन सी हैं, कौन से रीजन के अंदर है। जैसे अब ये चीज को अब देखना ना कि अगर यहाँ पर कहीं पे 11 to 13 लिखा है या 23 to 25 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने तो सिंपली यहाँ पर जैसे ये लिखा था 15Q 11 to 13, तो व्हाट डज दिस 11 to 13 मीन्स? ये चलो आपको होमवर्क है, ये आपने देख के आना है। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन क्या था कि जो पेडिग्री बिलो है, द पेडिग्री बिलो इज इन रेफरेंस टू एंजलमैन सिंड्रोम। ये उसने हमें बता दिया कि एंजलमैन सिंड्रोम के रेफरेंस में है, विच इज कोज्ड बाय ए म्यूटेशन इन द UBE3 जीन ऑन द क्रोमोसोम 15। ठीक है। द जीन इज ऑल्सो पैटर्नली इम्प्रिंटेड। एक तो वो क्या कह रहा है कि मदर वाली तरफ से तो क्या है वो एंजलमैन सिंड्रोम, अभी मैंने बताया था कि म्यूटेशन कहां से होती है, UBE3 जीन में। ठीक है, मतलब मदर वाली तरफ से म्यूटेटेड है। वो कह रहा था जीन इज ऑल्सो पैटर्नली इम्प्रिंटेड, फादर वाली तरफ से वो इम्प्रिंट होकर आती है। अगर मदर वाली तरफ से भी म्यूटेशन है तो फिर तो डिजीज होगी होगी। इंडिविजुअल शोइंग AS हैव नॉट बीन इंडिकेटेड इन द गिवन पेडिग्री। कहते हैं जिनको एंजलमैन सिंड्रोम है वो हमने पेडिग्री में शो नहीं किया है। ठीक है। वो कह रहा है इंडिविजुअल वन जो है उसको AS नहीं है, उसको एंजलमैन सिंड्रोम नहीं है। इंडिविजुअल मार्क विद डॉट्स आर कैरियर्स फॉर UBE3 म्यूटेशन। वो इंडिविजुअल जिनमें डॉट्स हैं वो कैरियर्स हैं, मतलब जिनके पास ये म्यूटेशन है। ठीक है। आप बताओ कि इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी जिसमें, कौन सी ऑप्शन है या जो ये बताएगी कि जिनको AS हो। ठीक है। यहां पर तो शो नहीं कर रखा, लेकिन आपको ये बताना है कि किस किस को एंजलमैन सिंड्रोम होगा जो हमारे पास पेडिग्री है। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब आपको ये पता है कि एंजलमैन सिंड्रोम का एक रीजन हमने क्या लिखा था कि UBE3 जीन जो है क्रोमोसोम 15 पे उसमें म्यूटेशन है, और पैटर्नली ये कैसा आता है, इम्प्रिंटेड होके। इंडिविजुअल शोइंग AS हैव नॉट बीन इंडिकेटेड इन द गिवन पैडिग्री, बट लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन का मतलब इंडिविजुअल जो वन है फर्स्ट जनरेशन का, उसको AS नहीं है। ठीक है। देखो एक बात तो पक्की ना, जैसे आपने कह दिया एक तो है कैपिटल A, या कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, या स्मॉल ए होगा। ठीक है। ऑब्वियसली ये जिसमें डॉट है वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है। अब ऑब्वियसली कैपिटल ए है, तो उसको तो डिजीज नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक जो जीन है वो मतलब मदर वाली तरफ से आ रखी है, UBE3 वाली जीन नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए में वही बात होगी, ये डिपेंड करेगा कि कैपिटल ए किससे आया है और स्मॉल ए किससे आया है, और स्मॉल ए वाले को भी डिजीज होगी। अब इसको तो डिजीज नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जो कैपिटल ए है, क्योंकि है तो ये हेट्रोजाइगस ही ना, तो इसको तो डिजीज है नहीं। और ऑब्वियसली ये वाला जो है, जो बेसिकली ये फीमेल है, ये कैपिटल ए होनी चाहिए, क्योंकि ये ना तो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस होता तो इसमें डॉट दिखाता, और डिजीज होती तो इसको फिर वो डार्क करता। ठीक है। अब बात आती है, जैसे अब ऑब्वियसली आप लिख सकते हो कि जैसे ये सेकंड जनरेशन में जो फर्स्ट मेल है ये कैपिटल ए होगा। ठीक है। ये जो सेकंड जनरेशन में सेकंड फीमेल है ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, और ये मेल क्या होगा, कैपिटल ए। ठीक है। अब ये जो मेल आया है और ये जो फीमेल है, ये दोनों क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। अब एक बात तो पक्की है कि कैपिटल ए इन दोनों में किससे आया है,
इन दोनों में, जैसे इन दोनों में स्मॉल है, स्मॉल ए किससे आया होगा? वो तो मदर से ही आया है। मतलब मदर वाली तरफ से तो म्यूटेटेड एलील आ रही है, और फादर वाली तरफ से अगर कैपिटल ए आ रहा तो वो इम्प्रिंटेड आएगा। तो ये अगर ये दोनों प्रोजेनी कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए तो मदर से ही आया ना, तो मदर से तो म्यूटेटेड एलील आई है, और कैपिटल ए फादर से इम्प्रिंटेड आया है। इसका मतलब इन दोनों को डिजीज होगी कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? देखो, है तो ये हेट्रोजाइगस ही होगा ना, जिसके बीच में डॉट है वो हेट्रोजाइगस है। और जो डॉट नहीं दिखा रखा, अब या तो वो, उसको डिजीज होगी, होमोजाइगस स्मॉल ए होगा, बट ये स्मॉल ए तो है नहीं, ये कैपिटल ए है। तो सेकंड जनरेशन में ये जो सेकंड फीमेल और थर्ड मेल है, इनके दो बच्चे हुए हैं, और दोनों का जीनोटाइप है कैपिटल ए। अब स्मॉल ए तो सिर्फ मदर के पास ही है ना, तो ये स्मॉल ए तो मदर से ही आया है, और कैपिटल ए फादर से इम्प्रिंटेड होगा, तो इन लोग होगी। ऐसे अगर यहाँ पे देखो, तो ये जो मेल है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, फीमेल क्या होगी? कैपिटल ए कैपिटल ए, के नहीं? अब वही बात है कि अब ये जो फीमेल है, इसके अंदर तो कैपिटल ए कहाँ से आएगा? मदर से आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये फीमेल क्या है? ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, और ये मेल कौन सा है? कैपिटल ए। अगर ये फीमेल जो है, ये अगर कैपिटल ए स्मॉल है, तो इसमें स्मॉल ए किससे आया है? मदर से। कैपिटल ए कहाँ से आया है? फादर से, तो इसको भी डिजीज होनी चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा बी। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो फादर से वो जीन इम्प्रिंटेड होके आ रही है, इम्प्रिंटिंग का मतलब तो वही बात होगी ना कि वो है या नहीं है, एक ही बात है। इवन इफ इट इज कैपिटल ए, उसने कुछ एक्सप्रेशन नहीं देनी। ठीक है, क्योंकि अगर कैपिटल ए मदर से आ रहा है, तभी आपको क्या देखने को मिलेगा? अब जैसे ये देखो, ये वाला जो मेल है, ये कैपिटल ए है, तो इसमें ए कैपिटल ए तो मदर से आया ना, ये जो मेल होगा ये तो कैपिटल है, इसमें एक कैपिटल है मदर से आया, एक फादर से आया है, तो मदर फादर वाली साइड से तो इम्प्रिंटेड ही आएगा, और मदर वाली साइड से नॉर्मल आ गया कि नहीं? तो ये थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को ऐसे समझना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन में देखो ना, सेकंड जनरेशन का जो फर्स्ट है, अब सेकंड जनरेशन का ये फर्स्ट है, अब ये तो कैपिटल ही है ना, इसको कहाँ से डिजीज हो जाएगी? इसको तो हो ही नहीं सकती है। थर्ड जनरेशन का फर्स्ट आप देखो, ठीक है, वो तो चलो वैसे ही उसको तो होगी। फोर्थ जनरेशन का जो फर्स्ट है, इसको भी नहीं होगी। ठीक है ना, डिजीज होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो दोनों रिसेसिव, दोनों डेटेड ले लो, या हेट्रोजाइगोट को उस केस में देखने को मिलेगा जिस केस में स्मॉल ए मदर से आ रहा है, कैपिटल ए फादर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए फादर वाली तरफ से इम्प्रिंटेड फॉर्म में आता है, और स्मॉल ए जैसे यहाँ पर मदर से आ रहा है, जो हमने ये सारे एग्जांपल्स लिए हैं, तो स्मॉल ए मदर से वैसे म्यूटेटेड आ रहा है, कैपिटल ए फादर से इम्प्रिंटेड ही आता है, तो फिर उसको तो डिसऑर्डर होगा ही होगा कि नहीं? आया नहीं आया समझ में? अब ये होता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बट क्या हुआ ना कि आपको उसने पेडिग्री के साथ, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर सकते हैं जब हमने पेडिग्री पढ़ा था, बट विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेडिग्री को फिर आपको किस एंगल से देखना है? इम्प्रिंटिंग के हिसाब से। नॉट ओनली कि सिंपल हमने पेडिग्री या ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, आए समझ में ये? हाँ ना तो कर ले यार, कोई एक्सप्रेशन दे दिया करो, ऐसे ऐसे करते रहेंगे बस, हैं कि नहीं? हम्म। हेट्रोजाइगस तो आप ले ही नहीं सकते ना, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि जिसमें डॉट है, ये तो उसने हमें, कैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने स्टार्टिंग में जब हमने इसका जो नोटेशंस या कुछ सिंबल यूज करे थे, तो इसका मतलब क्या है ना, जिसके बीच में डॉट है वो हेट्रोजाइगस है।
या तो वो किसी को भी ना लिखता, बट जब उसने स्पेसिफिकली मेंशन करके इसमें डॉट है तो वही हेटेरोजाइगस है, दूसरा नहीं है ना। इसमें ये वाली लोकेशन वही वाली क्या है, जिसमें क्या है, म्यूटेशन है। जैसे इसमें लास्ट लाइन में लिखा है जो म्यूटेशन, हाँ, तो वो उसमें कंफ्यूज हो गया, नॉर्मल क्या है, कोई नॉर्मल अब जैसे क्या है ना, अब क्या है ना, जो ये मेल है सेकंड जनरेशन, मान लो फिफ्थ है, अब इस मेल के पास भी म्यूटेशन है, बट इसमें जो कैपिटल ए है वो कहाँ से आया है, इसके अंदर बेसिकली कैपिटल ए कहाँ से आया है, फीमेल से आया है, और स्मॉल ए किससे आया है, मेल से आया है। क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट जो है ना, वो कैपिटल ए स्मॉल ए है, और उसको इस डिजीज है नहीं, इसका मतलब कैपिटल ए इसमें इसकी मदर से आया होगा, और स्मॉल ए फादर से आया है। अब ये जो मेल बना है, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इसमें स्मॉल ए कहाँ से आया होगा, फादर से, और कैपिटल ए आया मदर से। देखो फादर वाली तरफ से तो चाहे स्मॉल ए आ जाए चाहे कैपिटल ए आ जाए, उसने कुछ नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल ए भी इम्प्रिंटेड होके आ रहा है। तो मदर वाली साइड, तभी हमने कहा ना कि अगर इस जीन में मदर में म्यूटेशन है तब डिजीज होगी। फादर वाली तरफ से मैटर ही नहीं करता है, फादर वाली तरफ से म्यूटेशन है चाहे नहीं है, उसने इम्प्रिंटेड ही होके आना है। जो चीज इम्प्रिंटिंग का मतलब, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इम्प्रिंटिंग वही चीज है कि इम्प्रिंटिंग होगी जीन की, तो उसमें जीन का सीक्वेंस तो नहीं चेंज हुआ, बट वो म्यूटेटेड एलील की तरह ही है, क्योंकि उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। म्यूटेटेड का भी तो आप यही कह रहे हो ना, म्यूटेशन होने के बाद मान लो वो एलील एक्सप्रेस नहीं कर रही, और एक आप कह रहे हो एलील नॉर्मल है बट वो इम्प्रिंटेड है, एक्सप्रेस तो दोनों ही नहीं कर रही हैं। इट मीन्स कि दोनों का सेम ही टाइप का रिजल्ट है। ठीक है। अब इसके पीछे देखते हैं कि साइंटिस्ट ने, जैसे ये क्वेश्चन आप ये ट्राई करना, और एक ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने फिर इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन दी। ऑल द न्यूमरस क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड रिगार्डिंग genomic imprinting, it is now clear that many genes are subject to this process. More than 50 have been identified in mammals thus far. It appears that regions of chromosome rather than specific genes are imprinted. ऐसा नहीं होता है कि कुछ स्पेसिफिक जीन, रीजन ही इम्प्रिंट होता है। ठीक है। उस रीजन में जितनी जीन्स हैं वो सारी क्या होगी, इम्प्रिंट होगी। दिस फिनोमेना इज एन एग्जांपल ऑफ मोर जनरल टॉपिक ऑफ एपिजेनेटिक्स। ठीक है। वेयर द जेनेटिक एक्सप्रेशन इज नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अगर मैं लिख रहा हूं ना, अगर मैं लिख रहा हूं कैपिटल ए और कैपिटल ए, और इसको मैं लिख रहा हूं इम्प्रिंटेड, इसमें भी सेम सीक्वेंस है, इसमें भी सेम सीक्वेंस है, बट एक तरफ जीन एक्सप्रेस कर रही है दूसरी तरफ नहीं कर रही है, तो इसमें जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, क्योंकि डीएनए को इस तरह से ऑल्टर किया जाता है कि उसकी एक्सप्रेशन अफेक्ट होती है। दीज चेंजेस आर स्टेबल इन द सेंस दैट दे आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू प्रोजेनी सेल एंड ऑफन थ्रू गैमेट टू द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है। अब जैसे उसने देखो हमें यहाँ पर क्या बताया कि जो प्रिसाइज मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है इम्प्रिंटिंग and other epigenetic events is still a matter of conjecture. But it seems certain that DNA methylation is involved. यहाँ पर क्या हमें certain है कि क्या involved है आपके DNA methylation. In most eukaryotes, methyl groups can be added to the carbon atom at position 5 in cytosine. अब देखो यहाँ पर ये जो आप कह रहे हो कि इम्प्रिंटिंग हो रही है, कि एक तरफ से जीन एक्सप्रेस कर रही है दूसरी तरफ से नहीं कर रही है, तो उसके पीछे साइंटिस्ट ने क्या रीजन दिया कि मिथाइलेशन इन्वॉल्व है। और वो भी बताया कि मोस्ट यूकैरियोट्स के अंदर मिथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं ऑन द कार्बन एटम एट पोजीशन 5 इन साइटोसिन एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये एक एंजाइम है जो साइटोसिन की 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाता है। अब देखो ना, हमने जब पहले डिस्कस किया था, जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताई थी, तब मैंने आपको कहा था कि वहां पर हमने बात करी थी हिस्टोन की मिथाइलेशन की, मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन टेल, या फॉस्फोरिलेशन ऑफ से मतलब मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन, एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन, वो हमने हिस्टोन की बात करी थी। वहां पर क्या हो रहा था जनरली, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ये मॉडिफिकेशन होती है तो वहां पर जीन की जो डीएनए की जो बाइंडिंग है वो हिस्टोन के साथ क्या हो जाती है आपकी, वीक हो जाती है। बट ऐसे भी कुछ मॉडिफिकेशन थी जहां पर हमने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस भी होती है। अब यहाँ पर जो मिथाइलेशन हो रही है वो डीएनए की हो रही है। तो मिथाइलेशन एक ऐसी चीज है जो डीएनए की भी होती है और हिस्टोन की भी होती है। हिस्टोन में मिथाइलेशन लाइसिन की हमने बोली थी, और यहाँ पर हम साइटोसिन
साइटोसिन की फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया। वो कह रहा है मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड व्हेन द डाई न्यूक्लियोटाइड सीजी और ग्रुप ऑफ सीजी यूनिट्स आर प्रेजेंट अलोंग द डीएनए चेन। ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है सीजी सीजी, वो रिपीट होते हैं। डीएनए मिथाइलेशन इज ए रिजरेबल मैकेनिज्म फॉर एस्टैब्लिशिंग ए मॉलिक्यूलर इम्प्रिंट since there is evident that high level of methylation can inhibit gene activity and that active genes are often undermethylated। ठीक है, कह रहा है कि हमने क्या देखा है, जितनी मिथाइलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, मिथाइलेशन ऐसा नहीं है कि जीन की प्रमोटर सीक्वेंस की भी हो सकती है, ठीक है, तो वो जीन एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, लेकिन जो एक्टिव जीन्स हैं या उनके रेगुलेटरी सीक्वेंस का मतलब प्रमोटर हो गया या जो भी और सीक्वेंसेज हैं वो अंडर मिथाइलेटेड होते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज ए फैसिनेटिंग टॉपिक। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि मदर वाली तरफ से इम्प्रिंट हो गया आ रहा है, फादर वाली तरफ से इम्प्रिंट आ रहा है, देखो आप इस चीज को समझो कि जीन का सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब देखो ये जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा ना जेनेटिक बैकग्राउंड, यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेक्स लिमिटेड सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस क्या होती है, जीनोटाइप का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, न्यूट्रिशनल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम यही सोचते हैं ना कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदलेगा तब कोई नई जो एलील बनी है वो म्यूटेटेड होगी। यहां पर आप कह रहे हो देर इज नो चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। कैपिटल ए मदर से भी आ रहा है, कैपिटल ए फादर से भी आ रहा है। डिपेंड करता है कि अगर मिथाइलेटेड हो गया, जैसे वो अगर फादर की तरफ से मिथाइलेटेड हो गया, हाइपर मिथाइलेटेड या ज्यादा मिथाइलेट होकर आ रहा है तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। और वही सेम जीन अगर मदर वाली तरफ से ज्यादा मिथाइलेट होके आ रही है तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये होता है जीनोम इम्प्रिंटिंग। ये भी नहीं पढ़ा पहले कभी? आपको याद नहीं होता? आप जब पेपर होते थे ना ये सारे आंसर आप लिख के आए हो बीएससी एमएससी के अंदर हैं, तो आप देखोगे आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे ये वाले। क्योंकि कुछ नॉर्मल से जनरल से टॉपिक होते हैं ना, जैसे इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग एक अलग भी होता है, वो एनिमल जोलॉजी के अंदर एक वर्ड होता है, इम्प्रिंटिंग एक अलग वर्ड होता है, बट ये जीनोम इम्प्रिंटिंग है। ठीक है, और आप देखो ना आपके सामने क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था एग्जाम में, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन आया, ये तो आई थिंक सितंबर 22 वाला एग्जाम में आया था, फिर ये क्वेश्चन आया। अब क्या होता है ना, क्वेश्चन को आप तभी ट्राई करोगे जब आपको कंसेप्ट बताओ। यू कैन नॉट ट्रीट दिस पेडिग्री एज ए नॉर्मल पेडिग्री। ठीक है ना, आप इस पेडिग्री को नॉर्मली मान के चल सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल के हिसाब से तो अगर आप कह रहे हो कि स्मॉल ए को डिजीज है, तो इसमें तो स्मॉल ए कोई आएगा ही नहीं। इसमें स्मॉल ए कोई नहीं बनेगा, क्योंकि या तो हेट्रोजाइगस है या मतलब या तो कैपिटल ए स्मॉल है या कैपिटल ए है। ठीक है, अब कैपिटल ए स्मॉल ए के अंदर मैटर ये कर रहा है कि कैपिटल ए कहाँ से आया है। अगर वो मदर से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो फादर की तरफ से आ रहा है और ऑब्वियसली फिर स्मॉल ए मदर वाली साइड से आ रहा है तो फिर उसको उसको एंजलमैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आया समझ में? तो ये हो गया आपका टॉपिक जीनोम इम्प्रिंटिंग।